हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका यूपीएलटी ग्रेड की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा जीएस जीके का क्लास नंबर 13 है। इसके पहले 12 क्लास हो चुके हैं। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे यूपीएलटी ग्रेड, जीआईसी या फिर कहें केवीएस, एनवीएस, टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सबकी तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तत्काल प्रभाव से आपको सूचना दे दी जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी आपको कांटेक्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर 13 है जीएसजीके का। ये आपके सामने बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की, जिसमें आप खुद देख लीजिए जीआईसी, टीजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, उसके साथ बीओ, एसडीआई, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके क्वेश्चन पेपर जो है वो इंक्लूडेड है। यानी कि ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो राजकीय डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ये पेपर आया था 13 में, हुआ था 14 में, 27/12/2014 को आया था। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, नींबू, गाजर, संतरा और मूली। पूछा है इनमें से कौन सा विटामिन सी से समृद्ध है। विटामिन के बारे में मैंने एक क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, सारे विटामिन का साइंटिफिक नेम वगैरह। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो क्लास मिल जाएगी, जहाँ पे हमने आपको विटामिन ए से लेके विटामिन के तक के सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम, कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनसे होने वाली बीमारियाँ, सबके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल जितने होते हैं, सब में विटामिन सी पाया जाता है, अंगूर और इमली को छोड़ के। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नींबू और संतरा। ये दोनों आपको खट्टे फल दिख रहे हैं। आप ये ऐसा कह सकते हैं, सारे खट्टे फल नहीं, नींबू वंश के जितने पौधे हैं, जैसे मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, नींबू वंश के जो पौधे हैं उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि इमली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। और अगर बात करें क्या कहते हैं उसकी, अंगूर में कौन सा एसिड मिलता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है। वहीं गाजर में आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन, आपके सामने एक ट्रिक मैंने बताया था, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ऐसे आप याद कर लीजिए, या फिर एकड़े याद कर लीजिए, एकड़े, AKEDE, एकड़े, ऐसे याद कर लीजिए। कीड़ा ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी आपको जल में घुलनशील विटामिन दिख रहा है। मानव शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी हमें लगभग खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, चीकू, ये सब जो हो गए, या फिर जितने रसदार फल होते हैं खट्टे, उनमें जो है देखने को मिलता है। वहीं बात करें गाजर की, तो गाजर में विटामिन ए देखने को मिलता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये देखिए, ये साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन पीजीटी लेवल तक के हमारे इसी चैनल पे यूथ के बुक के ही कराए जा रहे हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, EMRS हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, PGT TGT हो गया, बिहार PGT TGT हो गया, LT ग्रेड हो गया, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। क्वेश्चन कभी भी साइंस के बदलेंगे नहीं। अगर फादर ऑफ साइंस अरस्तु हैं तो वो किसी भी एग्जाम में पूछ ले, फादर ऑफ साइंस अरस्तु ही मार करके आएंगे। अगर विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछ ले तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड ही कहेंगे। इसलिए आप सभी के लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पेड़ पौधे जो हैं वो स्टार्च के रूप में भोजन को अपने पास स्टोर करते हैं। दूसरा है, आलू का खाद्य योग भाग स्तंभ कंद होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। तो आप सभी ने गन्ने का पौधा देखा होगा, कुछ इस तरह से गन्ने का पौधा होता है और इसका जो तना होता है इसी को तना भाग कहा जाता है। नीचे ऐसे जड़ें लगी होती हैं और थोड़ा थोड़ा जड़ें इसके तने में भी लगी होती है। ऊपर के भाग को तना कहा जाता है। ऊपर जो होता है ये आपने ऐसे पत्तीनुमा संरचना देखा होगा। तो हम सभी को पता है कि इसी तने वाले भाग में गन्ने के रस का जो इकट्ठा होता है, गन्ने का रस वो इसी में इकट्ठा होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्गरण सीधा वायुमंडल से कर लेते हैं। तो क्या नाइट्रोजन को क्या पौधे बड़े आसानी से वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं? डायरेक्ट नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण कर लेते हैं? यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन में 78% सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेने में असमर्थ होते हैं। पौधे पहले NO3 यानी कि नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वही पौधे अपने इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़ों मकोड़ों का सेवन करते हैं। जैसे आप लोगों ने घटपर्डी का पौधा, जिसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है, इसके बारे में सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है? यानी जिसे आप भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। क्या वो बुध है, शुक्र है, मंगल है या शनि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और भोर का तारा और शाम का तारा यानी सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले निकलता है और सबसे बाद में छुपता है, इसलिए इसे जो है दोनों टाइम का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार दोनों में ही ये पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा तारा है जिसे पृथ्वी की जुड़वा, वो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रह को सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के समय पूर्व दिशा से तथा संध्या के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसों में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला? पूछा जा रहा है कौन सा सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यानी ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत भी होता है। जो आपको सूर्य में ऊर्जा दिखाई देती है वो इसी हाइड्रोजन की ऊर्जा होती है। ये जो होता है प्रदूषण मुक्त होता है, यानी कि ये जलने पे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, यह ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाने, औद्योगिक इकाइयों में इंजन को चलाने व विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यह जलने पर ऑक्सीजन से युक्त होने पर पुनः पानी में बदल जाता है। इससे प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। जबकि बात करें डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला, ये तीनों जो है प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तेल हैं। ठीक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 मार्च, 5 जून, 10 जुलाई, 15 सितंबर। तो आपको बता दें, दिवस से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिला है, विटामिन से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये दोनों टॉपिक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कवर करिएगा। दिवस चेंज हो सकता है लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट डे के रूप में जिसे जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में कौन नहीं जानता, हम सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1974 में शुरू हुआ था और 5 जून के ही दिन पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है इसके संबंधित मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने संबंधित एक आयोग बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी।
अगर जून के और इम्पोर्टेंट दिवस की बात करें तो सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व दुग्ध दिवस, ये भी एक एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद 7 जून, इसको स्टार मार्क करिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। उसके बाद 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर विश्व में कोई इम्पॉर्टेंट डे है तो हम बताएं अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है योगा डे के रूप में, जिसे आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी दिन विश्व संगीत दिवस और इसी दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 तारीख को ही मनाया जाता है, ठीक है। 21 को कौन कौन सा डे मनाया जाता है? योगा दिवस तो सबको पता है, लेकिन अगर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस पूछ ले तो कोई नहीं बता पाएगा। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक। बाकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी जून में मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30 जून को जो मनाया जाता है वो सोशल मीडिया दिवस, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस, ये 30 जून को मनाए जाने वाले दिवस हैं। ये जून के इंपॉर्टेंट दिवस है। इसी तरह से जो एग्ज़ाम में जिस महीने का एक डे आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दिया, जैसे 30 जून को सोशल मीडिया दिवस और विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, उष्णकटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके साथ 21 जून को विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। इतना आपको जून के महीने का याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रूलर पैमाने पर, हेक्टेयर में, रिएक्टर पैमाने पर या डेसिबल में। यानी पूछा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था, चार्ल्स एफ रिएक्टर, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रिएक्टर पैमाना रखा गया है। इस पैमाने के अनुसार अगर बात करें 0 से 9 तक भूकंप है, ये भूकंप की तीव्रता होती है। यह लघुगणकीय पैमाना है जिसमें परिणाम में एक की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है। मैरी केली स्केल में 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं। अगर रिएक्टर पैमाने की बात ना करें, मैरी केली स्केल की बात करें तो वो 1 से 12 तक होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला से, काराकोरम श्रृंखला से, हिंदू कुश श्रृंखला से या कैलाश श्रृंखला से। यानी कि सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकली है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश श्रृंखला। इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु नदी जो है वो कैलाश श्रृंखला से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित, यानी कि जो कैलाश पर्वत है ये तिब्बत में है, और इसी कैलाश पर्वत पे एक हिमनद है जिसे बोखारचू कहते हैं। बोखरचू हिमनद है, यहीं से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसे आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सब नदियों के नाम से जानते होंगे और इनका नाम भी सुना होगा। जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो भारत पाकिस्तान सिंधु समझौता है। इसके अंतर्गत झेलम और चिनाब के 20% जल का जो उपयोग है वो भारत करेगा सिंधु की सहायक नदियों का। बाकी 80% उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा। इस पर अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। आपके लिए जो मेरा दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता किस साल में हुआ था, ठीक। इसका जवाब आपको देना है। ये हाल फिलहाल करंट में था और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन करंट से ही आता है, ठीक है। करंट से जो टॉपिक रिलेटेड रहता है, जो इशू, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, इसी सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इस नदी का 20% पानी जो है भारत यूज करता है, जिसमें से आपको झेलम और चिनाब, बाकी जो
नदियां हैं उनका यूज जो है, झेलम, चिनाब और रावी। रावी तो भारत में ही रहती है, वो जाती ही नहीं है, तो इसका जो है आप इसको याद कर सकते हैं CJI के नाम से इसको याद कर सकते हैं। CJI झेलम, चिनाब और इंडस, इन 3 नदियों का पानी जो है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो पानी है वो भारत यूज करता है। और इसके अलावा जो नदियां हैं उसका पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है। तो कौन कौन सी नदियां हो गई? ब्यास, सतलज और रावी, इन नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। बात करें इसकी आकृति की, तो इसकी आकृति जो है वो ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। इस महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वत की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का एक गर्त है जिसे सबसे गहरे गर्त के रूप में, गर्त का जो नाम है वो है गर्त मैरियाना। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, सॉरी सबसे गहरा गर्त है। गर्त मैरियाना ट्रेंच के नाम से इसे जाना जाता है और ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? सितंबर 2014 का क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछने वाला है। आप सभी को पता है कि वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन चल रहा है। अब वहाँ पे राष्ट्रपति जैसी कोई भी चीज़ें नहीं है, लेकिन उस समय जो इसका सही जवाब था वो था ऑप्शन ए, अशरफ गनी अहमद जई। ये उस समय का इसका सही जवाब था। लेकिन वर्तमान में तालिबान का सत्ता जो है, शासन स्थापित होने के पश्चात एक नाम निकल के आया है, अब्दुल गनी बरादर। ये जो है तालिबान का सह संस्थापक है। इसने स्वयं को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है 2021 में। कब? 2021 में। मैंने क्या नाम बताया आपको? जो तालिबान के सह संस्थापक हैं उनका नाम क्या बताया? अब्दुल गनी बरादर। ये अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किए हैं 2021 में। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद चल रहा है, आप सभी को पता है। हर दिन क्या कहते हैं, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पे किया जा रहा है। तो हो सकता है अफगानिस्तान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन, 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश ने किया? स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील या जर्मनी? तो अब 2014 का तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बुक में दिया हुआ है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 2014 में ब्राज़ील ने जो है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया हुआ था। बात करें या 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में कराया गया, और 2026 का वर्ल्ड कप की तो ये कनाडा में, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका करवाएगा। ठीक, 2026 का कौन करवाएगा? मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये तीनों मिलकर 2026 को आयोजित करवाएंगे। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। 2014 का ब्राज़ील में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता कौन था? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ है? हम सभी को पता है कि कैलाश सत्यार्थी जो है, इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से, और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। बात करें 2021 की, तो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोवा को दिया गया था। अभी शांति पुरस्कार पे इतना बवाल हुआ था, आप सभी ने देखा था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, ये खुद को शांति पुरस्कार दिलाना चाहते थे, लेकिन इनको जो है शांति पुरस्कार नहीं मिला। वर्तमान में शांति पुरस्कार किसको मिला है? यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था अमेरिका के प्रति ट्रंप के द्वारा। ठीक है, सॉरी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से। तो 2025 का अगर आपसे पूछ ले कि 2025 का राष्ट्रीय पुरस्कार, शांति पुरस्कार किसको मिला, तो 2025 का जो शांति पुरस्कार पाने वाली महिला है, ये एक महिला है, ये वेनेजुएला की हैं। कहाँ की? वेनेजुएला की हैं, और इनका नाम है मारिया, एक मिनट में लिख देती हूँ, मारिया। एक्चुअली राइटिंग पैड ना होने की वजह से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा फैक्ट्स मैं आपको बताते हुए निकल जाती हूँ। आप लोग का सहयोग और सपोर्ट इसी तरह से रहा तो बहुत जल्द मैं राइटिंग पैड भी ले आऊँगी। ठीक है,
मारिया कारिना कारिना मचाडो, ये इनका पूरा नाम है और इन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो, ये इनका पूरा नाम है। इन्हें यह जो पुरस्कार है ये लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके प्रयासों के लिए यह दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली हैं? या वेनेजुएला की रहने वाली। इसको स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क करिएगा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों रहा? ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये अपने आप मतलब ये खुद को यह पुरस्कार दिलाना चाहते थे। इन्हीं की वजह से ये पुरस्कार इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। या तो आपसे नाम पूछ लेगा या तो पूछ लेगा ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप जो है बहुत अच्छे से मतलब पढ़ के याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? ऐबक, बलबन, रजिया या इल्तुतमिश? कौन सा वो शासक था जो रक्त और लौह की नीति में विश्वास रखता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने अपने को फिरदौसी की सहनामा में वर्णित जो अफरा सियाब वंशज है उस नाम से इसने जो है अपने आप को वर्णित करवाया, अफरा सियाब वंशज, तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन इल्तुतमिश के द्वारा एक 10 चालिसा नामक संगठन बनवाया गया था। इसमें रहने वाला एक अधिकारी था, यानी कि 40 लोगों में से इनमें से एक ये भी था। बलबन जब आगे चल के राजा बना तो इसने इस 10 चालिसा ग्रुप को जो है ख़त्म कर दिया था। ठीक है, चालिसा ग्रुप का इसने जो है अंत कर दिया था, दमन कर दिया था। बलबन ने बहुत से इंपॉर्टेंट कार्य किए। ये जो था ईरानी त्यौहार जो नौरोज़ था, नौरोज़ और सिजदा किसने स्टार्ट किया? पैबोज और सिजदा जो होते इसको ख़त्म किया, सॉरी स्टार्ट किया। नौरोज़ का त्यौहार भी इसने स्टार्ट किया बलबन ने। ठीक है, बलबन ने, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनैतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले ये महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से फेमस है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। एमजी रनाडे इनके राजनैतिक गुरु हुआ करते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना गया? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन? वह कौन सा आंदोलन था जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा गया। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? यानी जलियांवाला बाग से कौन संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डायर। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, कौन नहीं जानता इसके बारे में, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में यह घटना हुई थी। और ओ डॉयर नाम का जो वैज्ञानिक था, ओ डॉयर, इसी ने जो है लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं, इसके बारे में हर कोई जानता होगा। तो अगला क्वेश्चन, 2500 के 2/5 के 40% का 30% होगा। 2500 के 2/5 का 40% का 30% कितना होगा? इसको निकालने के लिए 2500 का निकालना है तो 2500 लिख लीजिए। 2500 के 2/5 का 40, एक मिनट यार क्या हो गया, 2/5 का 40% का 30%, 40% का 30/100, ऐसे आप निकाल लीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब 120 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप लिख लीजिएगा 2500 का 2/5, रुकिए, 2500 गुणे 2/5, इसका 40% गुणे 40/100, क्योंकि अपने आप में कोई वैल्यू 100 होती है, और इसका 30% 30/100। इस तरह से आप जब निकालेंगे तो ये कटेगा, 25 25, 5 से कट जाएगा, ये 0 0 से 0 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, और देखिए किसी से कट रहा है, हाँ 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या आपका बचा, क्या बचा, यहाँ 5 बचा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 गुणे 3, ये बचा 5 गुणे 4 गुणे 3, रुक जाइए यार सब उसी में घाचा
घाचा पाचा हो गया। कुल मिला के इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 120 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये पीडीएफ है, पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। पीडीएफ ये देखिए, इसमें ऐसे काटा है, देखिए यहाँ पे काटा है। कैसे काटा है, यहाँ 25 ले आया तो ये जान लीजिए कैसे काटा है। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया है, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया है, ठीक है। इस जीरो से ये, बाकी इसने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़। 25 गुड़े 2 गुड़े 2/5 गुड़े 4/3। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो यहाँ से ये निकल के आएगा। अब इसको 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 40 और 40 यहाँ 120 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, ये आपको भिन्न दिया है, पूछा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। इसमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो सबसे छोटा भिन्न बताने के लिए आपको पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आपको 156 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना होगा, यानी कि आपका जो है 33/52 जो है ये सबसे छोटा भिन्न निकल के आएगा। किस तरह से निकल के आया, यहाँ पे देखिए सॉल्व करके बताया है, आप देख लीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया और अभी हमारे पास आधे क्वेश्चन बचे हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग पर डे डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयतन की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4% घट जाएगा। किस तरह से कैसे निकाला गया, यहाँ पे देख लीजिए, निकाल के दिखाया गया है। मैथ के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के करीब ले जाता है और एक एक गलत क्वेश्चन आपको एग्जाम से दूर ले जाता है। तो मैथ पे भी आपको अपनी पकड़ बनानी है। जीएस जीके में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस का, 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का, 1-2 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का, 5-6 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का, ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। 1-2 क्वेश्चन आपको करंट का, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ का है, यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा। अगर 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं अगर आप लिख लेंगे तो अंक 5 का कितनी बार उपयोग होगा, 20 बार होगा। किस तरह से कैसे, देखिए यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए, मैथ बहुत टफ नहीं आता, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो चंद्रशेखर लिखा है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्टार्ट की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ना था, ठीक है। इसका चंद्रशेखर जी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी भारतीय विदेशी व्यापार संस्था नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है। तीनों अपने आप में सही हैं और यही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो 2011 के बाद कोविड के चलते अभी कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो आपको यही डाटा लेकर अभी भी चलना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, 879 पे 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। जबकि सर्वाधिक पूछ ले तो केरल की है, 1084 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सर्वाधिक हुई। 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं। आप सभी को पता है 1951 में हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई, जिसमें जो है पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विकास दर इन पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सबसे अधिक विकास दर हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें विकास दर जो है वो सबसे अधिक था। अगर 8वीं की बात करें इसमें विकास दर कितना था, तो इसमें विकास दर 6.68% था। 9वीं की बात करें तो इसमें 5.50 था। 10वीं में 7.6, अरे ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। इसमें जो था 8वीं में ये हुआ था 1992 से 1997 में, इसमें विकास दर 6.68 था। 10वीं हुई 1997 से सन 2002 तक, इसमें जो विकास दर था वो 5.50 था।
क्या हो रहा आज 5.5 आज बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए आप लोगों से सॉरी है, ठीक है। 10वीं जो था ये 2002 से 2007 में हुआ, इसका विकास दर 7.6 था। और 11वीं 2007 से 2012 तक चला, इसका जो विकास दर है वो 7.8 है, ठीक। और ये सबसे अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, इसको ऐसे लिखा जाएगा एक मिनट यार, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू किया गया 2002 में, 1999 में, 2007 में या 1997 में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार था। ये 1 अप्रैल 1999 से स्टार्ट हुआ। इस योजना में पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विकल्प किया गया, यानी कि 6 योजनाएं कौन कौन सी थी? समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम जिसे सितारा के नाम से जाना गया, गंगा कल्याण योजना जिसे JKY कहा गया, 10 लाख कुआं योजना यानी MWS। ये सारी योजनाएं इसमें जो है इंक्लूडेड थी और ये 1999 में स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में दिया है हीरा, संगमरमर, बालू और स्नेहक, कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और कार्बन। 1 को 2 से मिलाना है, कौन किससे मिलेगा? यानी कि यहाँ पे हमें लगता है पूछा जा रहा है कौन किसका एलोट्रॉप है। हाँ, यहाँ पे वही पूछने का प्रयास किया गया कि किसका कौन सा एलोट्रॉप है। क्या मिलाना है? इसमें मिलाना है, सही उत्तर चुनिए। इसको मैच नहीं करना है, इसमें बताना सही कौन सा है। पहला दिया हीरा, तो क्या हीरा जो है कार्बन, हीरा कैल्शियम नहीं, हीरा कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, हीरा कार्बन का एलोट्रॉप है। दूसरा दिया संगमरमर, एक मिनट रुक जाइए, इसको सूची मिलाना है। हाँ मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे कोड दिया है, ठीक है, कोड दिया तो इसको मिलाना है। मुझे लगा कौन सा सही है पूछा है, इसको मिलाना है। तो हीरा जो है ये कार्बन जो है हीरा का एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा है? हीरा है। संगमरमर को आप मिलाएंगे कैल्शियम से, संगमरमर किससे मिलेगा? कैल्शियम से। बालू किसका रूप है? तो बालू जो है सिलिका का एलोट्रॉप है, सिलिका। और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट जिसे कहते हैं, लुब्रिकेंट का कार्य कौन करता है? ये ग्रेफाइट करता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप ही है, ठीक है, लेकिन ये लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का भी कार्य करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4 3 में दिया हुआ है, यानी बी ए तो होगा नहीं। फिर देखिए 2 का 1 इसमें दिया है, ये तो पहले से ही कट गया, तो ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और स्नेहक जो है वो ग्रेफाइट से मैच होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क बर्फ होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, निर्जलीकृत बर्फ या 273 केल्विन पर बर्फ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाई गैस जो होती है ये आग बुझाने के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेटर में भी यूज किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्वों में किसके अपरूप नहीं है? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसके अपरूप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, एटॉमिक भार 14 होता है, ठीक है। इसका कोई भी एलोट्रॉप नहीं है। वहीं पे बात करें हीरा का, कार्बन के, तो कार्बन के एलोट्रॉप जो है हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया और फुलरीन, ये कार्बन के एलोट्रॉप हैं। अगर बात करें फास्फोरस का, तो पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके एलोट्रॉप होते हैं। ऑक्सीजन का आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन का जो अपरूप है वो ओजोन है। बाकी नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन है क्या? तो ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। क्वेश्चन है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नियत गति को त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है या ऊपर की ओर त्वरित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट में किसी पिंड या व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, पानी में, स्टील में या हवा में? तो आपको बता दें ध्वनि का जो वेग है वो सबसे तेज गति करता है ठोस में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये आप सभी को पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि जो है सबसे तीव्र गति करता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसमें से आपको कोई भी दे दे। ठोस के रूप में आपको स्टील दिया हुआ है तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर प्रकाश की बात करें उसके बाद एक निर्वात भी आता है, तो निर्वात में ध्वनि जो है वो गमन नहीं कर पाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि जो है वो कहाँ पे गमन नहीं करती है, ध्वनि का वेग 0 कहाँ होता है, तो निर्वात में। यही इसी का अपोजिट सेम होता है लाइट। अगर पूछ लिया जाए लाइट का अधिकतम वेग कहाँ होगा, तो लाइट का अधिकतम वेग निर्वात में हो जाएगा। और लाइट जो है वो ठोस में गति नहीं करती है। जिस तरह ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करती, उसी तरह लाइट जो है वो ठोस में गति नहीं करती। यानी लाइट यानी प्रकाश और ध्वनि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और ध्वनि जो है सबसे तेज गति करती है स्टील में। यानी कि ठोस में, ठोस के रूप में आपको कुछ भी दिया हो, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और सबसे तेज करती है निर्वात में, सबसे स्लो करती है निर्वात में, ठीक है, या फिर नहीं ही करती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रंजकहीनता, रंधौती, हीनोफीलिया, वर्ण अधंता। वर्ण अधंता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, किसमें जो है कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, या आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्ण अधंता जो है ये आनुवांशिक रोग हैं। ये माता पिता से बच्चों में जाते हैं, यानी कि माता पिता से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कौन महिला में जाता है, कौन पुरुष में जाता है, कौन सा पिता से माता बच्चों में जाता है, कौन सा माता से बच्चों में जाता है, इन सब पे बहुत अच्छे से डिस्कस इस समय हमारे बायोलॉजी की क्लासेस में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो वहाँ ज़रूर जुड़ें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पित्त रस निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक एसिड का? पित्त रस जो है वो किसका पाचन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा का। पित्ताशय से उपस्थित जो पित्त रस है ये वसा का पाचन करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यकृत को हमारे मानव बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और इसी में एक ये लीवर है, ये 2 लोब में बटा होता है, 2 पाली में, और इसी में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस तरह से एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसी को गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय कहा जाता है। पित्त स्रावित करता है लीवर और स्टोर होता है पित्ताशय में, और ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पित्त का स्रावण कौन करता है, तो पित्त का स्रावण हमारा लीवर करता है। यूरिया का स्रावण कौन करता है? हमारा लीवर करता है, ठीक है। और पित्त स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन भी जरूर देखा करिए, ठीक। वो क्लास आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे पता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।